वेलकम एवरीवन, ये आपका अपना चैनल मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 आपका लगभग खत्म होने को है। रिजल्ट्स पेंडिंग थे, रिजल्ट अनाउंस हुए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम प्रोग्रेस पे है। बहुत ही जल्दी उनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है और आपका नेक्स्ट जो सीआरई है 2025 वो भी अगस्त सितंबर के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस चीज को देखते हुए अगस्त सितंबर में जब आपका नेक्स्ट एम्स सीआरई आने वाला है तो हमने आज से स्टार्टिंग कर दी है। पहले जो 3 क्लासेस फाउंडेशन बैचेस की हम ले चुके हैं वो इसके अंदर मर्ज की हुई है। तीनों के तीनों क्लास में हमने 2 क्लास के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया है आपका सीसीएस लीव रूल्स के बारे में। लीव होती हैं आपकी छुट्टियां, लीव रूल के बारे में पढ़ाया है 2 क्लास के अंदर। एक क्लास के अंदर उसके एमसीक्यू हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो टोटल तीनों क्लासेस थी हमारी सीसीएस रूल्स के फाउंडेशन बैच के अंदर। तो आज से स्टार्टिंग करने वाले हैं बैच 2.0 जो कि आपका एम्स सीआरई के लिए है। लेकिन कोई ये ना सोचे कि ये केवल एम्स सीआरई के काम आने वाली क्लासेस हैं। आप सबको पता है सिलेबस अगर आपका मैच करता है तो डेफिनेटली ये आपके काम आएगा अदर क्लासेस में, चाहे वो एनआईटी की हो, चाहे आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करते हो आप, चाहे नेटर चंडीगढ़ के लिए करते हो, चाहे पीजीआई चंडीगढ़ के क्लरिकल एग्जामिनेशन के अंदर भी सीसीएस रूल्स कई बार पूछे जा चुके हैं। बेसिकली सीसीएस रूल्स जिस सिलेबस का पार्ट होते हैं उसी पोस्ट में काम आ जाते हैं। क्लर्क से लेके डबल एओ तक मिनिमम आपसे पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो रिसेंटली आप क्या करोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे यूट्यूब चैनल पर हमारे, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी जिसका रिसेंटली आपको नाम मिलेगा एम्स सीआरई 2025 बैच। किस नाम से मिलेगा बच्चों? एम्स सीआरई 2025 बैच 2.0। बैच के बाद मिलेगा 2.0। सीसीएस रूल्स फाउंडेशन कोर्स भी इसी के अंदर हमने मर्ज कर दिया है। यही आपका आईआईटी के काम आएगा, यही आपका एनआईटी के काम आएगा, यही आपका नेटर के काम आएगा, यही आपका पीजीआई चंडीगढ़ की जो रिसेंट एलडीसी और यूडीसी की रिक्रूटमेंट है अभी चल रही है। आप देख सकते हो हमारी वीडियोस में कितनी पोस्टें हैं, क्या क्या रहता है, इसमें ये काम आने वाला है। तो जो कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर आपको, चाहे आप सीआरई के लिए पढ़ो, चाहे आप आईआईटी के लिए पढ़ो, चाहे नेटर चंडीगढ़ के लिए पढ़ो, क्योंकि नेटर में भी इसी मंथ हमने आपको बताया था जुलाई के अंदर अंदर पोस्टें आने की 100% संभावना है। अराउंड 10 पोस्टें होंगी आपकी जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के लिए, जहां पे बेसिकली हो सकता है सीसीएस रूल्स आपसे पूछे जाए। ठीक है, तो एक कंबाइंड बैच है, आपके काम आएगा जो मर्जी आपने पढ़ना हो। कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्लस मेंबरशिप की हमारी जो फैसिलिटी है उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर कुछ टाइम के बाद आप विजिट करोगे तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह से कोर्स को आपने ज्वाइन करना है, क्या क्या फैसिलिटीज आपको कोर्स के अंदर मिलेंगी, कितने ऑप्शंस हो सकते हैं आपको ज्वाइन करने के लिए। और वैलिडिटी का वैसे हम यहीं पे आपको बता देते हैं, 6 मंथ्स की वैलिडिटी इस कोर्स की रहने वाली है। रेट्स हैं जो आपके बहुत ही ज्यादा रीजनेबल रहेंगे, जैसा कि हम पहले से रीजनेबल रखते हैं। तो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की जो ये क्लास है आपको बताने के लिए है कि सर कब से बैच 2.0 स्टार्ट कर रहे हो, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जुड़ जाना है आपने, पेपर चाहे जवाब का हो। मिनिमम 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में आईआईटी का पेपर हो, एनआईटी का हो, नेटर का हो, पीजीआई चंडीगढ़ का हो, एम्स का कोई भी हो, या कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी लाइक सागर यूनिवर्सिटी जहां पे सिलेबस आपका सीसीएस का रहता है, ये बैच आपके काम आएगा। इस बैचेस के अंदर हम क्या करेंगे, इन बैचेस के अंदर जो ये लेटेस्ट बैचेस होंगे, थोड़ा सा देखो फोकस करो आप, एक बार इस चीज को समझो। फिर ये इंट्रोडक्शन के साथ साथ ना थोड़ी सी क्लास भी हम इसके अंदर आपको करवाएंगे। ठीक है, तो बैचेस का बार अगर आप देखोगे तो इस बैचेस के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। कंप्लीट जो सिलेबस है आपका सीसीएस रूल्स का वो हम कंप्लीट कराते हैं। अब जैसे एक सागर यूनिवर्सिटी है, सागर यूनिवर्सिटी, तो सागर यूनिवर्सिटी का
या फिर आप जैसे आईआईटी रिसेंटली मंडी का था जूनियर असिस्टेंट का पेपर, तो सिलेबस इसी सिलेबस से मैच किया था जो हम आप लोगों को करवाते हैं। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, सिंपली सिलेबस भेजो, अगर उसके हिसाब से कंपैटिबिलिटी बनती है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो फर्दर इन्फॉर्मेशन हम आपको टेलीग्राम पर शेयर करेंगे किस तरह से क्या रहेगा इसके अंदर। बाकी बेसिकली क्या है, मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हमने शुरुआत करी थी नेटर चंडीगढ़ के एग्जामिनेशन से। नेटर चंडीगढ़ के एग्जामिनेशन से लगातार स्टार्टिंग की, बच्चों के रिस्पॉन्सेज अच्छे रहे और रिजल्ट्स भी चैनल के काफ़ी अच्छे रहे, आप देख रहे होंगे चैनल पर। इसके बाद में हमने जो है प्रिपरेशन आपको करवाई है एम्स सीआरई की। एम्स सीआरई 2024 के अंदर डेफिनेटली पुराने जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, या नए जो जुड़ना चाह रहे हैं वो भी जानते हैं। बीटी वीडियोस आप हमारी चेक कर सकते हो, रिव्यूज चैनल पर जाके देख सकते हो, बच्चों के सिलेक्शन जाके देख सकते हो। तो जैसा भी आपको ठीक लगता है, चैनल और भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं जो आपको सीसीएस रूल्स पढ़ाएंगे। लेकिन हमारे चैनल की जो खासियत है वो ये है कि इंफॉर्मेशन आपको एक्यूरेट एंड टाइम टू टाइम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रिपरेशन में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं मिलेगी आपको देखने को। मैराथन क्लास हमने आपको करवाई थी सीआरई से पहले, तो जिन बच्चों ने हमें ज्वाइन नहीं किया उन्होंने मैराथन के हमारे 100 एमसीक्यू देखेंगे, और उन 100 एमसीक्यूज में से मैक्सिमम एमसीक्यूज आपको पेपर में देखने को मिले। तो इस वजह से काफी बच्चे हैं जो इन्होंने रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है, उन्हीं की वजह से हम 11,000 पर पहुंचे हैं। पहले 10,000 के अराउंड थे और सीआरई के अंदर अंदर आज के आसपास आप देखोगे 1.5 के आसपास बच्चे हैं जो सीआरई की वजह से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर इस सीआरई में नहीं हुआ तो ये मत सोचना जो बैच होगा, क्लास होगी, वो केवल एमसीआरई के लिए होगी। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी पेपर की तैयारी करनी हो, 6 महीने के लिए वैलिडिटी रहेगी रीजनेबिलिटी के साथ में। और जिन बच्चों ने हमें पहले प्लस मेंबर ज्वाइन किया है उन्हें स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा ताकि उनको लगे कि वो हमारे पुराने मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये फर्दर जो है हम आपके साथ में शेयर करेंगे ये इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी। कल आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या क्या कोर्स के अंदर होगा, किस तरह से हम प्रिपरेशन आप लोगों को करवाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो, तो फाउंडेशन कोर्सेज की क्लासेस हमने इसी में मर्ज कर दी हैं एमसीआरई बैच 2025 के अंदर। सीसीएस रूल्स का फाउंडेशन कोर्स भी इसी में है, आपका आईआईटी। तो ये यूट्यूब क्लासेस हमारी सबके लिए फ्री होती हैं। बाकी मॉक क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, पीडीएफ्स इन वीडियोस की केवल प्लस मेंबर्स के लिए अवेलेबल होती हैं, जैसा कि मनन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की पॉलिसी रही है पहले से ही। ठीक है, तो रीजनेबल है, आप रीजनेबिलिटी चेक करो और ज्वाइन करो। ये एसजीपीजीआई का सिलेबस भी मैच करता है जिन बच्चों का, वो भी इस चीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो क्या है, आज स्टार्टिंग बैच है ये, तो स्टार्टिंग बैच में केवल बातें नहीं करेंगे, क्लास भी करेंगे। तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज के कंडक्ट रूल्स 1964 पहले भी हमने कराए हुए हैं, अपडेटेड हैं ये। कब तक अपडेटेड हैं? 31/12/2024। आई थिंक 2024 के बाद कोई अपडेशन नहीं आई है इन कंडक्ट रूल्स के अंदर। तो ये कंडक्ट रूल्स हम आपको आज करवाएंगे। तो स्टार्टिंग है, जो बच्चे बिल्कुल फर्स्ट टाइम क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने सीसीएस रूल्स के बारे में ABCD अभी नहीं पढ़ी है, तो आज से उन लोगों को ABCD पढ़ने का मौका मिलने वाला है। तरीका देखो, मैनर्स देखो पढ़ने के, और बाकी जज्बात आपके अंदर होने चाहिए प्रिपरेशन के लिए। जो बच्चे कुछ मार्जिन से रह गए, अब देखो क्या है, अब 1300 बच्चों को लिया गया था AAO असिस्टेंट के लिए, उन लोगों ने क्या है प्रेफरेंसेस भरी। तो ये तो आपको पता है ना, टोटल 88-89 के आसपास पोस्टें थी, 88-89, तो 89 बच्चों का ही होगा ना सिलेक्शन, बाकी तो बेचारे रह जाएंगे, है ना। तो कुछ ऐसे हैं बिल्कुल जिन्होंने स्टार्टिंग से शुरू किया और वो 65% तक अपना 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर अटेम्प्ट कर पाए हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। चलो क्लासें शुरू करते हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स की। तो बेसिक सी बात है, पुराने बच्चों को पता होगा, नए बच्चों को एक छोटी सी बात इसके अंदर बता देते हैं। क्या है इसके अंदर सीसीएस कंडक्ट रूल्स के अंदर? इसमें देखो बच्चों बेसिकली क्या होता है, कंडक्ट रूल होते हैं आपके बिहेवियर के रूल। जब आप एक सरकारी एम्प्लॉय बन जाते हो तब आपके क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या डिसिप्लिनरी आपने चीज़ों का ध्यान रखना है, अनुशासन में रह के काम करना है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, नहीं रह के काम करोगे अनुशासन में तो क्या होगा,
सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 जो बनाए गए हैं वो किन किन पर लागू होते हैं, किन किन पर लागू नहीं होते हैं। तो ये चीज है, इसी से संबंधित सवाल पेपर में आते हैं और एज इट इज आते हैं जैसा आपको हम पढ़ाएंगे इसके अंदर। ठीक है जी। चलो तो थोड़ी सी स्टार्टिंग कर देते हैं, आपको समझा देते हैं। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो रूल हम आपको पढ़ा रहे हैं वो है क्या, कब शुरू हुए और एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो शुरू होने का देखो आपको पता होना चाहिए, 1964 में शुरू हुए। ठीक है, कब हुए शुरू आपके, 1964 के अंदर स्टार्ट हुए। एग्जैक्ट डेट क्या है वो हम एमसीक्यू में आपसे पूछेंगे। एमसीक्यू सेशन जब कराएंगे तो आपसे पूछेंगे, ऑप्शंस देंगे, आप बताओगे कि 1964 के कंडक्ट रूल्स कब से स्टार्ट हुए। तो तैयारी करो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए। तो सबसे जरूरी चीज यही है कि ये हर एक आदमी पर अप्लाई होता है, हर एक पर्सन पर अप्लाई होता है जो सिविल सर्विसेज के लिए ज्वाइन करता है, अपॉइंट होता है। इसमें केवल इस पॉइंट को याद रखना है, सिविल सर्विस के अंदर आपने सिविलियन को भी ऐड करना है। सिविलियन, कौन सा सिविलियन, जो डिफेंस के अंदर होते हैं। ठीक है, डिफेंस के अंदर, जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर जो सिविलियन होंगे उन पर भी ये रूल है जो लागू रहते हैं। सिविल सर्विस में कौन से आते हैं, आप जो भी पढ़ रहे हो, एनआईटी के लिए, आईआईटी के लिए, नेटर के लिए, पीजीआई के लिए, एम्स के लिए, ये सारी चीजें बच्चों क्या हैं आपकी, सारी की सारी चीजें आपकी जो हैं वो सिविल सर्विस में आती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको सिविलियन जो है चीज समझा जाता है। ठीक है, चलो एक मिनट ये रब कर देते हैं, क्योंकि जो पीडीएफ का पोर्शन है वो टाइपिंग लेटर्स में है, तो इसके थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है, कंफ्यूजन रहेगी, तो इसलिए इन चीजों को हम यहां से हटा देते हैं। चलो, तो पता लग गया आपको डिफेंस के पर्सनल्स पर भी लागू होते हैं ये सिविल सर्विसेज के रूल्स। किस पर लागू नहीं होते हैं, एक तो पेपर में ये पूछा जाएगा किस पर लागू होते हैं, एक ये पूछा जाएगा किस पर लागू नहीं होते हैं। तो पढ़ लो भाई किस पर लागू नहीं होते हैं। ये हाईलाइटेड जो पॉइंट है ना, ये आपने ध्यान रखना है बस, बाकी तो सारा का सारा वर्डिंग्स है जो समझनी है। कोई भी रेलवे सर्वेंट, अब रेलवे सर्वेंट की डेफिनेशन ये बहुत डीपली हो जाएगा, आप पढ़ सकते हो। सेक्शन 3 है जो इंडियन रेलवे एक्ट का 1890 का, इसके अंदर सेक्शन 3 में बताया गया है कि रेलवे सर्वेंट का मतलब क्या होता है। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि रेलवे सर्वेंट या रेलवे एम्प्लॉयज पर सीसीएस कंडक्ट रूल्स लागू नहीं होते, इनके अपने रूल्स होते हैं। क्लियर हो गया, तो इसीलिए हमने इसको बोल्ड किया हुआ है। तो जब भी आप अपने खुद के नोट्स बनाओगे या हमारी पीडीएफ देखोगे तो हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखना है ना, क्योंकि देखो नोट्स का मतलब तो पूरी कहानी तो होती नहीं, अगर कहानी होती तो बुक से आप भी पढ़ लोगे। मेन जो चीज है वो हमने आपको बता दी। क्या लिखोगे, अ रेलवे सर्वेंट। दूसरा आ जाता है अ पर्सन होल्डिंग अ पोस्ट इन रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड में अगर कोई आदमी जॉब करता है तो किसी भी पोस्ट को वो होल्ड करता है, चाहे रेलवे बोर्ड का चेयरमैन हो, चाहे रेलवे बोर्ड का मेंबर हो, चाहे रेलवे बोर्ड का वट जो भी बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो रेलवे बोर्ड का या रेलवे सर्विसेज का वो काउंट नहीं होता, वो आपका किसके अंदर नहीं आता, कंडक्ट रूल के दायरे में नहीं आता। तो आप कैसे याद रखोगे, अ पर्सन होल्डिंग अ पोस्ट इन रेलवे बोर्ड, रेलवे सर्वेंट, रेलवे बोर्ड, दो चीज याद रखनी है, आपके समझ में आ जाएगा। अब रेलवे बोर्ड अगर पेपर में देखो, हालांकि अभी तक नहीं पूछा गया है, अगर आपसे पूछा जाता है कि रेलवे जो एम्प्लॉयज हैं उन पर कौन से कंडक्ट रूल्स लागू होते हैं, तो ये चीज भी हमने यहां लिखी हुई है, रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, इसलिए इनके अपने अलग से रूल्स होते हैं। क्लियर होगी आपको ये बात। तीसरे जो पर्सन है, कोई भी रेलवे बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर किसी भी तरह की पोस्ट आती है, रेलवे बोर्ड के प्रशासनिक कंट्रोल के अंदर कोई भी ऐसी पोस्ट आती है, ठीक है, या फाइनेंस कमीशन का हो या फाइनेंस कमिश्नर का हो रेलवे का, उसके अंदर कोई भी ऐसी पोस्ट आती है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो उन पर लागू नहीं होता। अब इन तीनों पॉइंटों से आपको क्या चीज क्लियर होती है, सीधा सीधा क्लियर होता है
कि रेलवे में कोई किसी भी तरह से एम्प्लॉय हो, उन पर यह चीज लागू नहीं होती। कौन सी चीज? सीसीएस कंडक्ट रूल 1964। एग्जैक्टली क्लियर हो गया आपको? चलो, फर्स्ट क्लास है, तरीके से अटेंटेटिवली देखोगे, कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी हम आपको सलाह देते हैं कि समझ में कोई चीज ना आए, नेक्स्ट क्लास में अगर आपको समझानी हो तो ड्रॉप बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट छोड़ दें। नेक्स्ट क्लास में वो चीज हम आपको दोबारा से बता देंगे, ठीक है? बट इस चीज की गारंटी है, पहले भी जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं, चैनल को फॉलो करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप शुरू से लास्ट तक क्लास को अच्छे से पढ़ोगे, देखोगे, ठीक है? और उसके बाद जब आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे किसी भी पेपर में, किसी भी प्रैक्टिस सेट के अंदर, किसी भी बुक के अंदर, आपके एकदम क्लिक पे आंसर निकल के आएगा। चलो, कोई भी मेंबर होता है ऑल इंडिया सर्विस का, तो उन पर भी ये रूल है जो लागू नहीं होते हैं। याद रखना है, ऑल इंडिया सर्विस, उसके किसी भी मेंबर पर ये रूल्स लागू नहीं होते हैं। तीसरा यानी पांचवा जो है वो ये है, नई चीज है। अगर ये ऑप्शन में मिले तो शायद आप इसको गलत कर दोगे, इसलिए हमने इसको भी नहीं छोड़ा। तो पांचवा पॉइंट ये है कि भारत के राष्ट्रपति कोई जनरल ऑर्डर निकाले या कोई स्पेशल ऑर्डर निकाले और बोले कि भाई इन पर ये रूल लागू नहीं होंगे, तो भी नहीं होंगे। स्पेशल हम सपोज कर लेते हैं, मानना है, ऐसा है नहीं, मानते हैं हम। क्या मानते हैं? कि एम्स के कह दो कि एम्स के एम्प्लॉइज पर सीसीएस कंडक्ट रूल्स लागू नहीं होंगे, ऐसा प्रेसिडेंट ने कोई जनरल ऑर्डर निकाल दिया या आपका स्पेशल ऑर्डर निकाल दिया, तो क्या होगा? तो वो भी दायरे में नहीं आएगा सीसीएस कंडक्ट रूल्स के। इसलिए पांचवी लाइन ये है, ठीक है? चलो, अब आपको याद कराते हैं इसमें है क्या क्या। जितना भी हमने आपको पढ़ाया है एक क्लिक के अंदर हम आपको याद कराएंगे, ठीक है? देखो, सबसे पहले ये रूल्स लागू होते हैं सिविल सर्विसेज पर, ठीक है? सिविल सर्विसेज पर लागू होते हैं। डिफेंस के अंदर कोई अगर सिविलियन है तो उस पर भी लागू होते हैं। क्लियर हो गया आपको ये? चलो, नेक्स्ट आपको एक चीज बताई जाती है किस पर लागू नहीं होते हैं, तो रेलवे एम्प्लॉइज पर लागू नहीं होते हैं। कोई भी पर्सन जो रेलवे बोर्ड में जॉब करता है, कोई भी पोस्ट होल्ड करता है, उस पर लागू नहीं होते हैं। ऑल इंडिया सर्विस का मेंबर है, उस पर लागू नहीं होते हैं। किसी भी तरह से, चाहे फाइनेंस कमिश्नर ऑफ रेलवे हो या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो रेलवे बोर्ड का, किसी भी तरह की पोस्ट हो, उस पर भी लागू नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रेलवे के एम्प्लॉइज पर लागू नहीं होते हैं। 3 पॉइंट रेलवे के हैं, चौथा पॉइंट ऑल इंडिया सर्विस का है, और पांचवा है माननीय राष्ट्रपति जी का। अगर राष्ट्रपति जी कोई जनरल या स्पेशल ऑर्डर बनाते हैं कि भाई ये पोस्ट दायरे में नहीं आएगी, तो डेफिनेटली वो दायरे में नहीं आएगी, ठीक है? अब क्लास देखते देखते आपके कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम हो गया है। फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो बिल्कुल लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा होगा तो। पुराने जो व्यूअर्स हैं उनको पता ही है, लाइक करके जाएंगे वो जरूर, उनको हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? तो ये एक जनरल सी बात है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक बटन आप प्रेस करते हो, उससे ट्यूटर के माइंड में एक चीज निकल के आती है कि जो भी मटेरियल वी आर प्रोवाइडिंग वो आपके लिए कितना यूजफुल है, कितना हेल्पफुल है, उससे पता लग जाता है। चलो, कमेंट जरूर ड्रॉप करके जाना अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, ठीक है बच्चों? चलो जी, डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो डेफिनेशंस में अगर कोई गवर्नमेंट बोलता है तो उसका सीधा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। अगर कोई गवर्नमेंट बोलता है तो उसका क्या मतलब है? उसका सीधा मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो सीसीएस रूल्स है ना, ये सेंट्रल के रूल्स हैं। ये ऐसा नहीं है हरियाणा सरकार के हैं, पंजाब सरकार के हैं, हिमाचल सरकार के हैं, महाराष्ट्र सरकार के हैं। क्लियर हो गया? गवर्नमेंट देखने को मिलेगा तो गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र शासित, सॉरी केंद्र क्या बोलेंगे इसको? केंद्र सरकार। क्या बोलते हैं इसको? केंद्र सरकार। चलो, गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी आदमी जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है किसी भी सिविल सर्विस पर या किसी ऐसी सर्विस पर जो किसी न किसी तरह से यूनियन से, संघ से, केंद्र से लिंक है, और डिफेंस के सिविलियन को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, तो उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट।
तो सरकारी कर्मचारी सीसीएस रूल्स के हिसाब से अगर पूछा जाता है तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी सरकारी कर्मचारी, जिसमें हम अपने डिफेंस के सिविलियंस को भी जोड़कर चलते हैं, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट। हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, आपको समझ जाने चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब सिविल सर्वेंट प्लस में सिविलियन इन आर डिफेंस। हो गया आपको याद? चलो जी, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। अब मेंबर्स ऑफ फैमिली जब पढ़ते हैं ना तो बिल्कुल क्लैरिफिकेशन इसमें भी निकलती है, लेकिन जब हम सीसीएस के एलटीसी रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छे से समझाया हुआ है इन्होंने कि मेंबर्स क्या है, लेकिन अभी के लिए जितना है उतना आपको समझाते हैं। मेंबर का मतलब वाइफ होता है या हस्बैंड होता है। अगर सरकारी कर्मचारी फीमेल है तो उनके हस्बैंड, और अगर सरकारी कर्मचारी मेल है तो उनकी वाइफ फैमिली का मेंबर माने जाते हैं। ठीक है, कब माने जाते हैं? या तो वो उनके साथ रह रहे हो या साथ नहीं रह रहे हो। अब ये साथ नहीं रह रहे हो ये आगे क्लियर होता है अगले वाली लाइन में। कैसे? कि डज नॉट इंक्लूड अ वाइफ और हस्बैंड एज द केस में बी सेपरेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट बाय अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों ये है कि इसके अंदर वो वाइफ या हस्बैंड नहीं आता है जो किसी तरह कोर्ट के द्वारा, भारत के जो कर्मचारी हैं वो किसी कोर्ट के द्वारा या किसी ऑर्डर के द्वारा कॉम्पिटेंट कोर्ट के सेपरेट हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। ठीक है, एक तरह से डिवोर्स का केस समझ सकते हैं, डिवोर्स यानी जुडिशियली सेपरेटेड, तो उनको ना फैमिली मेंबर नहीं माना जाता। ठीक है, इसीलिए हमने ये नोट पोर्शन में लिखा है और वाइट फॉन्ट में लिखा है ताकि आप इसको पढ़ लो। तीसरा होता है सन या डॉटर या स्टेप डॉटर या स्टेप सन गवर्नमेंट सर्वेंट का, जो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो उस पर, किस पर? सरकारी कर्मचारी पर। यानी आपका बेटा, बेटी, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का जो डिपेंडेंट हो आप पर, ये याद रखना है इसमें डिपेंडेंट। लेकिन वो चाइल्ड या स्टेप चाइल्ड नहीं जोड़ा जाता डिपेंडेंट में जो भाई गवर्नमेंट सर्वेंट की कस्टडी के, मतलब उनके साथ में किसी भी तरह के लॉ को डिप्राइव करता है। समझ में क्या आया? कि जो है तो स्टेप चाइल्ड या डॉटर, लेकिन वो क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट के किसी भी लॉ की वजह से डिप्राइव्ड है, उनको अलग रखा गया है, तो वो बच्चे इसमें नहीं जोड़े जाते। डेफिनेशंस में आपको क्लियर हुआ? एक पॉइंट और है, कोई आपके ब्लड से या मैरिज से, ठीक है, खून का रिश्ता हो या मैरिज की वजह से कोई रिश्ता बना हो गवर्नमेंट सर्वेंट से, तो उनके जो वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, और वो फुल्ली अगर डिपेंडेंट है उनके ऊपर, तो उस पर्सन को भी जोड़ दिया जाता है। एनी अदर पर्सन रिलेटेड, ठीक है, कोई भी जो अदर पर्सन है वो रिलेटेड है उसको इसके अंदर आपका जोड़ दिया जाता है। क्लियर हो गया आपको ये? चलो, तो फैमिली के बारे में पता लग गया होगा। अब जनरली एक चीज है जो आपको समझानी है वो हम समझा देते हैं। ठीक है जी, क्या समझाना है आपको? कि गवर्नमेंट सर्वेंट की क्या ड्यूटीज हैं जनरली बताया गया है। एक तो उनको एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी यानी कि एकता बना के रखनी है। इंटीग्रिटी, यूनियन, मतलब यूनियन एक सेपरेट सेकंड थिंग है। इंटीग्रिटी का मतलब यही है, अपने देश के प्रति आप लोगों ने इंटीग्रिटी बना के रखनी है, एब्सोल्यूट, जो भी आप अपनी जॉब करते हो। डिवोशन टू ड्यूटी है। डिवोशन टू ड्यूटी का मतलब अपना काम ईमानदारी से करना है और उसमें लगन के साथ करना है। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसकी वजह से गवर्नमेंट सर्वेंट की जो पद की गरिमा है उसको ठेस पहुंचे। डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग। इस चीज को याद रखना। ये सारे बेसिक पॉइंट है, एक बार पढ़ोगे सारे याद हो जाएंगे। नहीं भी याद करोगे पेपर में आएगा आप कर दोगे। कमिट हिमसेल्फ टू एंड अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। लोकतांत्रिक मूल्यों का और भारत के संविधान की सुप्रीमेसी का आपने ध्यान रखना है कि उससे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए आप जो भी काम करोगे वो एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी और डिवोशन टू ड्यूटी के हिसाब से करोगे। डिफेंड एंड अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डेसेंसी एंड मोरालिटी। आपने क्या करना है, भारत की एकता अखंडता के लिए जो भी काम है,
जो देश की सुरक्षा के मुद्दे से हो, चाहे पब्लिक सार्वजनिक तौर पर हो, वो काम आपने करना है, उसको बनाए रखना है, उसको डिफेंड करना है, मेंटेन करना है। हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ में और अच्छे मूल्यों के साथ में आपने काम करना है, उसको मेंटेन करना है। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बना के रखनी है। आप किसी एक सिंगल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ना ज्वाइन कर सकते हो, ना उनको प्रमोट कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते पार्टी अच्छी है, ये नहीं कह सकते पार्टी गंदी है, क्योंकि आपने पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बनाते हुए एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, डिवोशन टू ड्यूटी के साथ में गवर्नमेंट सर्वेंट के दायरे में रह के कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहोल्ड करते हुए हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स और ऑनेस्टी बना के रखनी है। इसीलिए पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बताई जाती है कि आपने दूर रहना है पॉलिटिक्स से। ठीक है। प्रिंसिपल्स, मेरिट, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी ऑफ इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। जब आप अपनी ड्यूटी करो तो उसमें ये ना देखो कि ये पार्टिकुलर कौम है, जाति है, उसके लिए आप पहले काम करोगे। ठीक है। अगर आप एक काउंटर क्लर्क हो तो आप जो लाइन में पर्सन आते हैं उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि ये पर्सन का पहले काम करोगे, उस पर्सन का बाद में करोगे, है ना। उसमें आपने फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी बना के रखनी होती है। ये रूल्स हैं जो आपने जनरली याद रखने हैं। अभी और भी हैं जो हमने आपको पढ़ाने हैं। मेंटेन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इसका क्या मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी? अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी का मतलब है आपने जिम्मेदारी तय करनी है अपनी और पारदर्शिता से काम करना है। कोई काम छिपा के नहीं करना, है ना। कुछ भी अब छिपा के क्यों करेंगे? कहने को आ जाता है किसी का घर का काम है, किसी के घर का काम नहीं है। हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है उसका काम है, डिवोशन टू ड्यूटी का काम है। इसलिए काम ईमानदारी से करेंगे, अकाउंटेबिलिटी के साथ में करेंगे अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो। मेंटेन रखनी है रिस्पॉन्सिवनेस टू द पब्लिक एंड पार्टिकुलरली टू द वीकर सेक्शन। गरीब आदमी का खासकर आप लोगों ने ध्यान रखना है, उसके रिस्पॉन्सिवनेस में ध्यान रखना है। कोई चीज़ मान लो अगर कोई पूछता है आपसे तो खासकर इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। कोई डिप्राइव्ड है, वीकर सेक्शन से है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो थोड़ी सी कॉमन वैल्यूज़ हैं जो आपके काम आती हैं। मेंटेन करना है कर्टेसी एंड गुड बिहेवियर विद द पब्लिक। पब्लिक डीलिंग जिन कैंडिडेट्स की है, जिन गवर्नमेंट सर्वेंट्स की है, उनको विनम्रता बना के रखनी है, अपनी बोली मृदुल रखनी है, बड़े प्यार से बात करनी होती है, गुड बिहेवियर रखना होता है। ये नहीं दिखाना होता गवर्नमेंट सर्वेंट कि सबसे ऊपर है, वो सबसे ऊपर नहीं है। वी आर द सर्वेंट ऑफ पब्लिक, इसलिए बोलते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट। सर्वेंट बोला जाता नहीं तो मालिक बोला जाता, है ना, गवर्नमेंट ओनर बोला जाता। चलो, टेक डिसीजन solely in public interest, use a cause to use public resources efficiently, effectively and economically। डिसीजंस को जो भी आप लोगे पब्लिक इंटरेस्ट में लोगे, है ना, किसी पर्सनल आदमी की भलाई में नहीं लोगे। ये चीज आपने जरूर याद रखनी है। अपने डिसीजंस को पब्लिक इंटरेस्ट में लेना है, यूज करना है पब्लिक रिसोर्सेज को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली। जो भी डिसीजन आप लोगे वो किसी एक पार्टिकुलर आदमी के जीवन को प्रभावित करने वाले ना हो। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है। अब देखो ये पॉइंट्स ना हमने बिल्कुल घटाए नहीं है, एक वर्ड भी इसमें से कट नहीं किया है, जैसा आपका सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 के अंदर मेंशन है। क्यों? पढ़ो पूरी लाइन, समझो, फिर पूरी लाइन जब पेपर में आएगी आप एक बार में टिक कर दोगे, आप इन्हें सही कर दोगे। तो कितने हैं जो ये करीब करीब 11-12 रूल्स अभी आपको पढ़ाए, 2-3 और हैं अभी जो सेकंड पॉइंट के अंदर है ना इसके, इसलिए वुड को भी हमने इसी में जोड़ दिया है, 13वां पॉइंट बना दिया उसको। डिक्लेयर एनी प्राइवेट इंटरेस्ट रिलेटिंग टू हिज पब्लिक ड्यूटीज एंड टेक स्टेप टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट इन अ वे दैट प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कोई पब्लिक ड्यूटीज करते टाइम अपने निजी मामलों का ध्यान रखता है तो आपने उसका भी स्टेप उठाना है, उस कॉन्फ्लिक्ट को भी सेव करना है, साइड में करना है, रिजॉल्व करना है, ताकि आप लोगों के अधिकारों का ध्यान रख सको, है ना। ये भी लिखा हुआ है इसके अंदर। नॉट प्लेस हिमसेल्फ अंडर एनी फाइनेंशियल और अदर ऑब्लिगेशन टू एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन विच में इन्फ्लुएंस हिम इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। कुछ भी आपने ऐसा नहीं करना है कि किसी धन संबंधी दबाव में आकर या किसी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी परफॉर्मेंस को खराब करो। आप अपनी ड्यूटीज ना करो, आप उस काम में लगे रहो, ये काम आपने नहीं करना है। मिसयूज नहीं करना है अपनी पोजीशन का, चाहे आप सिविल सर्वेंट ए क्लास हो, बी क्लास हो या सी क्लास हो। कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जिसकी वजह से फाइनेंशियली कोई डिप्राइव होता है, किसी को बेनिफिट पहुंचाया जाता है, या अपनी फैमिली को बेनिफिट पहुंचाया जाए,
चाहे अपने यार रिश्तेदारों को पहुंचाया जाए। तो आप अपनी पोजीशन का मिसयूज नहीं करोगे, ये भी भारत के सीसीएस कंडक्ट रूल्स के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है जी। 16वां पॉइंट बोलता है आप चॉइस डिसीजंस रिकमेंडेशंस ऑन मेरिट अलोन ले सकते हो। आप चॉइसेस बना सकते हो, डिसीजंस ले सकते हो, रिकमेंडेशंस दे सकते हो अपने जो अच्छे काम है, मेरिट्स हैं जो आपकी, उसको। तो ये पॉइंट हुआ। पॉइंट नंबर 17 में क्या बोला गया था? एक्ट विद फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी एंड डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन पार्टिकुलरली द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि आपने बिना इम्पार्शियलिटी के काम करना है, किसी में भेदभाव नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। ठीक है। खासकर गरीब आदमी के साथ में पुअर पीपल एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन सोसाइटी के जो हैं, जो आपके इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हों, चाहे आपके अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर आते हों, उनके साथ में पार्शियलिटी और उनका शोषण, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं करना, उनके अधिकारों का हनन नहीं करना है। ठीक है जी। चलो, refrain from doing anything which is or may be contrary to any law, rules, regulations and established practices। अच्छा, इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? इस पॉइंट में लिखा हुआ है आपने कुछ भी ऐसा करने से दूर रहना है जो किसी कानून को ना मानता हो, रेगुलेशन को ना मानता हो, या कुछ ऐसी इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हैं कि जो काम आपने नहीं करने, तो उनसे आप लोगों ने दूर रहना है, दूरियां बना के रखनी है। फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विच इज आउट ऑफ लॉ और मे बी कॉन्ट्रेरी टू एनी लॉ। तो इस पॉइंट में ये बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है आपका? maintain discipline in the discharge of duties and be liable to implement the lawful order duly communicated to him। डिसिप्लिन बना के रखना है जब भी आपने अपनी ड्यूटीज का डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज का मतलब आपने जब अपनी जॉब करनी है, जब भी आपने अपने कर्तव्यों का वहन करना है, उस टाइम पे मेंटेन रखना है डिसिप्लिन, और बी लाइबल टू इम्प्लीमेंट द लॉफुल ऑर्डर्स ड्यूली कम्युनिकेटेड टू हिम। और जो भी लॉफुल ऑर्डर आपको दिए गए हैं, कम्युनिकेट किए गए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है आप लोगों ने। इम्प्लीमेंट मतलब उनको लागू करना है, अलग से अपने कानून नहीं बनाने, नहीं कोई इम्पार्शियलिटी रखनी किसी भी रेस को लेकर, किसी भी कम्युनिटी को लेकर। ठीक है। पर्सनल जो फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको पहुंचाने वाले फायदे का कोई भी ऐसी चीज आप नहीं करोगे ताकि इम्पार्शियलिटी बनी रहे। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, इस पॉइंट में सबसे बड़ी चीज यही है, कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखनी है ताकि आप जब अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज जब आपसे रिक्वायर्ड हो करने के लिए किसी भी कानून के हिसाब से, तो पार्टिकुलरली आप उन चीजों का डिस्क्लोजर करो जो हमारे देश की एकता अखंडता को बचा के रखें, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को बचा के रखें, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट को बचा के रखें, फ्रेंडली रिलेशन रखने हैं विदेशी कंट्रियों के साथ में, उनके साथ उसको बना के रखें, लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस और इलीगल और अनफुलफिल्ड गेन टू एनी पर्सन। कोई भी ऐसा अनैतिक बिना काम के पर्सनल गेन किसी भी आदमी को आप लोगों ने नहीं देना है जिसकी वजह से देश की एकता अखंडता सिक्योरिटी का सवाल उठ खड़ा हो। ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी यहीं से समझ जाना चाहिए आपको। आप डिफेंस में हो, सिविलियन हो, जॉब करते हो, एम्यूनिशन में हो, आपको पता है गोला बारूद सारा स्टॉक स्टोर कहाँ पे है, क्या है, तो आपकी सबसे बड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी बनती है देश की सुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को लेकर, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट को लेकर। तब आप क्या करोगे? कोई भी इलीगल या अनलॉफुल गेन के लिए किसी पर्सन के या अपने खुद के ऐसा कोई काम नहीं करोगे, कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखोगे। ठीक है जी। तो 20 पॉइंट्स हैं, जनरल पॉइंट्स हैं, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एट ऑल टाइम फॉलो करने हैं। ठीक है। इसलिए एक एक पॉइंट आपको समझाया। 21वां भी है अभी, परफॉर्म एंड डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज विद द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड डेडिकेशन। ये यही बोला है जितनी आपकी नॉलेज है ना उसके हिसाब से काम करना है। ये नहीं सोचना कि नॉलेज ज्यादा हो, काम अपने उस हिसाब से सोचो कि हम इतना क्यों करें, है ना। तो फुल्ली डिस्चार्ज करनी है अपनी हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म। जितना आपको आता है, जितना आप सीख सकते हो, जितना आप अपना बेस्ट कर सकते हो, वो आपने करना है। ठीक है जी। चल, एक दो पॉइंट और हैं शायद। इंटीग्रिटी, डेवोशन टू ड्यूटी, ये तो शायद हम आपको पढ़ा चुके हैं।
नहीं बच्चों, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप अलग से समझ लेना। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप अलग से समझ लेना। लास्ट हमने 20 कराया था ना आपको, एक मिनट देख लेते हैं। 20, यस 21 कराया था, तो इसको 22 से समझ लेना आप। एक तो यही है पहला पॉइंट, इंटीग्रिटी एंड डेवोशन की ड्यूटी, हर काम वो करना है आपने। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट परफॉर्मेंस इज ऑफिशियल ड्यूटी इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड हिम, अपना बेस्ट जजमेंट देगा, ठीक है, किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। द डायरेक्शन ऑफ द ऑफिशियल सुपीरियर सेल ऑर्डिनरी बी इन राइटिंग, मतलब कुल मिला के यही है, ये पेपर में पूछा गया सवाल है कि जो आपके सुपीरियर है ना, वो आपको ऑर्डर दें, मान ली वर्बली दिया, आपने काम कर लिया, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है वो उस चीज को रिटर्न में भी दें कि आपको ये ड्यूटीज दी गई है। ओरल डायरेक्शंस जो है सबॉर्डिनेट्स को, उसको अवॉइड किया जाना चाहिए, ऐसा लिखा है। तो पेपर में भी पूछा गया सवाल है ये कि ओरल जो डायरेक्शंस हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, लिखित में होनी चाहिए डायरेक्शंस जितना पॉसिबल होगा। वेयर द इशू ऑफ ओरल डायरेक्शन बिकम अनअवॉइडेबल, द ऑफिशियल सुपीरियर सर कन्फर्म इट रिटर्न इमीडिएटली देयर आफ्टर। मान लो कहीं पे ओरली आपने कोई ऑर्डर दे दिया कि ये काम करो, तो उस टाइम तो वो कर देना चाहिए, करा भी लेना चाहिए, लेकिन बाद में रिटर्न में इमीडिएटली एक ऑर्डर निकाल दो कि ये काम ये करेगा, ठीक है। तो ये बोला जाता है ओरल कम्युनिकेशन, ओरल डायरेक्शन टू सबऑर्डिनेट्स अवॉइड करनी चाहिए अगर आप ऑफिसर हो तो। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर रिसीव ओरल डायरेक्शन मिलती है अपने सुपीरियर से, तो वो उस काम को जल्दी से जल्दी बोले कि सर रिटर्न में हमको चाहिए, है ना, क्योंकि ये उनको भी पता है, आपको भी पता है। वेयर अपॉन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द ऑफिशियल सुपीरियर टू कंफर्म द डायरेक्शन इन रिटर्न। सबसे बड़ी बात यही है, वैसे उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, आप उनको बताओगे सर ओरल डायरेक्शन के हिसाब से आपने काम कर दिया, बट देयर शुड बी एन रिटर्न जजमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट या रिटर्न ऑर्डर, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम उस चीज की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है जी। तो ये एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट को हर टाइम पे मेंटेन करना है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर इन्फॉर्मेशन क्लासेस हमारे इसी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। बैचेज हमने स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ भी सवाल आता है manatofficial14@gmail.com ईमेल आईडी है। पहले भी बच्चों के सवाल आ चुके हैं, उनके जवाब अभी तक दिए नहीं है, तो जवाब हम जल्द से जल्द उनको भेजने वाले हैं। आप भी हमें कमेंट कर सकते हो। क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी। बैच के बारे में जल्दी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो फटाक से ज्वाइन कर लो। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को सेव कर लो। 3 क्लासेस पहले, 1 क्लास आज आपने देखी है, 4 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। तो अभी से प्रिपरेशन करोगे तो बिल्कुल बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ हम काम करेंगे। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।